डोकलाम और गलवान में बुरे तरीके से पिटने के बाद भी चीन की अकल ठिकाने नहीं आई है और अब भारत की सीमा पर चीन 500 मॉडल गांव बना चुका है। दरअसल मॉडल गांव की आड़ में चीन बंकर बना रहा है और गांव की आड़ में सीमा तक सड़कें भी बना रहा है। वहीं सिक्किम में भारत, चीन और भूटान के ट्रांजैक्शन डोकलाम में हुए फेस ऑफ के बाद भी भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़पें जारी रही थी। महज 6 महीने पहले तक दोनों सेनाओं के बीच कई बार झड़पें हुई हैं। हालांकि सेना की ओर से इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। गलवान की घटना के बाद से ही सिक्किम में दोनों के बीच की झड़पें रुकी हैं, लेकिन भारतीय सेना चीन के चरित्र को देखते हुए पूरी तरह से तैयार है। डोकलाम फेस ऑफ के बाद से ही चीन ने सिक्किम सीमा के पास तिब्बत में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी है। चीन ने सिक्किम के पास तक 2017 से बड़ी जो संरचनाएं हैं उनका निर्माण कर लिया है। इसके बाद डोकलाम हुआ और फिर गलवान हुआ। ऐसे में चीन ने सिक्किम और अरुणाचल के सीमाई इलाकों में बड़ी तेजी से काम शुरू कर दिया है। दरअसल डोकलाम में चीनियों के मंसूबे कामयाब नहीं हुए। बाद में गलवान में चीनियों को मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में चीन को अपनी हकीकत का अंदाजा बहुत अच्छे से हो गया। अब चीनियों ने भारत सीमा पर तिब्बती मूल के लोगों को भी तैनात करना शुरू कर दिया है। खासतौर पर इतनी ऊंचाई से लड़ने के लिए तिब्बती मूल के लोग चीनी मूल के लोगों से काफी माहिर हैं। ये बात चीन को अच्छे से समझ आ चुकी है। चीन ने भारत सीमा के पास मॉडल विलेज भी बनाने शुरू कर दिए हैं और काफी संख्या में बना रहे हैं। सिर्फ उत्तर सिक्किम की सीमा पर ही चीन ने 3 मॉडल गांव तैयार कर लिए हैं। इन मॉडल गांव में तिब्बती मूल के लोगों को बसाने की योजना है, लेकिन इन मॉडल गांव का निर्माण इतनी चालाकी से किया गया है कि इन्हें बंकर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन भारत चीन के इन चालाकियों से पूरी तरह से वाकिफ है और भारत ने भी अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। हालांकि इन ऊंचाइयों पर सिर्फ चीन से मुकाबला नहीं है, यहाँ मौसम भी एक बड़ा शत्रु है। यहाँ पर भारतीय फौज के बंकर 16,000 से 20,000 फुट की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो जाता है, याददाश्त भी कमजोर होने लगती है। बेहद ठंडी हवाएं जान भी ले सकती हैं और मौसम और तापमान मिनटों में तब्दील होते हैं। इसलिए फौजियों को इतनी ऊंचाई पर तैनात करने से पहले उन्हें अभ्यस्त किया जाता है। उसके बाद भी रोटेशन में इनको ड्यूटी दी जाती है। चीन की सामरिक ताकत को देखते हुए भारत ने भी इन ऊंचाइयों पर बोफोर्स तैनात कर रखी है, क्योंकि खराब मौसम में यहाँ ना ही हेलीकॉप्टर उड़ सकता है और ना ही फाइटर प्लेन से युद्ध लड़ा जा सकता है। ऐसे में बोफोर्स इन कठिन जगहों पर बेहद कारगर हथियार है। तो ये जानकारी मिल रही है कि भारत सीमा पर चीन ने 500 मॉडल गांव जो हैं तैयार किए हैं और ये पूरी योजना के तहत इनका निर्माण हुआ है। जानकारी मिल रही है कि लगातार चीन की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो इस तरीके से भारतीय ज़मीन को हड़प सकता है। हालांकि हमारा देश पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय सीमा से सटे इलाकों में 500 मॉडल गांव चीन बना चुका है। चीन अब तक 500 मॉडल गांव बना चुका है। दरअसल मॉडल गांव की आड़ में चीन बंकर बना रहा है और गांव की आड़ में सीमा तक सड़कें भी बनाई जा रही हैं। वहीं सिक्किम में भारत, चीन और भूटान के ट्रांजैक्शन डोकलाम में हुए फेस ऑफ के बाद भी भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़पें जारी रही थी। महज 6 महीने पहले तक दोनों सेनाओं के बीच कई बार झड़पें हुई हैं। हालांकि सेना की ओर से इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक भारत चीन में तनाव की शुरुआत सिक्किम के नाकुला से शुरू हुई थी। इसके बाद डोकलाम हुआ और फिर गलवान हुआ। ऐसे में चीन ने सिक्किम और अरुणाचल के सीमाई इलाकों में बड़ी तेजी से काम शुरू कर दिया है। दरअसल डोकलाम में चीनियों के मंसूबे कामयाब नहीं हुए। बाद में गलवान में चीनियों को मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में चीन को अपनी हकीकत का अंदाजा काफी अच्छे से हो गया है। और इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे मेहमानों से आपका हम यहाँ परिचय करवा देते हैं। विपिन शर्मा जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार सह राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनके अलावा ललन सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व बीएसएफ अधिकारी हैं और सह रक्षा विशेषज्ञ हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। ललन सिंह जी, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहेंगे। देखिए, लगातार चीन अपनी जो है नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब ये नई जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि मॉडल गांव 500 मॉडल गांव जो है चीन की तरफ से बना लिए गए हैं भारत की सीमा पर।
क्या इसके पीछे जो है चीन की चाल समझी जाए? ये भी कहा जा रहा है कि इस मॉडल गांव की आड़ में बंकर तैयार किए गए हैं। ललन जी। एकदम आपने सही कहा। हम्म। लद्दाख का मात खाया हुआ चीन और उसकी धूर्तता पुरानी है, और वो इसी रणनीति के ऊपर पुराने त्रिकोण जो इलाका अरुणाचल मैकमोहन रेखा के नजदीक है, वहां उनका कहना है शुरू से कि ये तिब्बत का एरिया है और ये पूर्वोत्तर राज्य जो अरुणाचल है वो आपका नहीं है, ये हमारा अभिन्न अंग है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सैटेलाइट से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसमें 500 तो नहीं, लेकिन कुछ 200 और 300 के बीच में कॉन्फर्म हो रही है कि इन्होंने अपने छोटे मोटे आवासीय व्यवस्था कर दिया है, और पुराने पीएलए के लोगों को और जो वो लोग जो इस टाइप के हैं जो पुराने फौज के साथ जुड़े हुए हैं उनको उस इलाके में व्यवस्थित कर रहे हैं। मकसद साफ है कि अगर जरूरत पड़ा तो ये अपनी धूर्तता और रणनीति जो इलाका अरुणाचल, सिक्किम और तिब्बत से मिलता हुआ है उसमें ये कोई ना कोई नापाक हरकत करे। जैसा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ इन्होंने अपनी पूरी बंकर जो कंक्रीट की होती है वो एस्टेब्लिश कर ली है, और रोड 2 लेनों की बना चुका है, और साथ साथ एक हवाई पट्टी भी यहाँ पे इन्होंने बना लिया है। और अगर ये पीएलए के लोगों को बसाया है तो इसका मकसद है कि वो तिब्बत और अरुणाचल के बीच में अगर कोई मौका मिले तो लद्दाख के, पूर्वी लद्दाख के जैसी हालात को ये बना सके, और ये एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि भारत की नजर पूरी सतर्क है, चौकस है, और हम लोगों ने भी अपनी उनके काउंटर के लिए पूरी बंदोबस्त कर दिया है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जो इलाका है वो 1959 का बताया जा रहा है, 62 की लड़ाई से पहले की है, लेकिन भारत इसके ऊपर पूरी तौर पे नजर रखा हुआ है और चौकस भी है। बिल्कुल, भारत की तो पूरी तैयारी है, क्योंकि भारत को भी पता चल गया है कि चीन जैसे देश कभी भी सुधर नहीं सकते। इसलिए भारत ने तो पहले से ही अपनी पूरी पक्की तैयारी यहाँ पर की हुई है। विपिन शर्मा जी, आपके पास आना चाहेंगे। जो सीमा पर गांव बसाए गए हैं, ये कहा जा रहा है कि वहां पर तिब्बती मूल के लोगों को बसाने की योजना है। इसके पीछे आप क्या वजह मान रहे हैं? तिब्बती मूल के लोग क्या इतनी ऊंचाइयों पर जाकर लड़ने में सक्षम होते हैं? विपिन जी। पल्लवी जी, हमें मसला समझना पड़ेगा कि ये है और चीन इच्छा क्या है। कि चीन के हमेशा जो उनके मंसूबे रहे हैं नापाक रहे हैं, और उनपे आप कभी भरोसा जता नहीं सकते। पिछले वर्ष 2020 में जब कोरोना का संक्रमण अपने चरम सीमा पे था, 6 जून को एक इनके साथ वार्ता हुई थी कि यहाँ पर जो LACP कोई उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन वहां पर भी 15 जून को क्या देखने को मिला, जब 20 बहादुर हमारे हिंदुस्तानी सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। गलत बात है कि 43 सैनिक चीनियों के भी मारे गए। मैं वीरगति नहीं बोलूंगा, गद्दार है, और इनको मुंह तोड़ जवाब हमारी हिंदुस्तानी सेना ने दिया। ये 2020-21 की सेना है। और सबसे बड़ी बात है, 14,000 ऑल्टीट्यूड पे अगर फौज है तो आप खुद समझ सकते हैं कोई साधारण स्थिति नहीं है यहाँ पर। और आप पीछे देखें, रुई गांव जो है गोरखा डिस्ट्रिक्ट में, गोरखा जिले में जो है नेपाल में, वो पूरा अतिक्रमण कर चुकी है चीन। यहाँ पर जो नई नई रणनीति अपनाती है चीन, जो षड्यंत्र रचाती है कि कैसे मॉडल गांव बनाए जाए, बसाए जाए, तिब्बतियों को बीच में लेके, आपने जो सवाल मुझसे पूछा उसके पीछे उसका एक ही, देखिए चीन तो बात नहीं आने वाला। वो रोड बिल्डर्स के लिए जाना जाता है कि नई नई सुरंगें भी बनाता है, बंकर भी बनाता है, लेकिन वो चीन ये भूल जाता है कि ये नया हिंदुस्तान है और यहाँ पर हमारे पास बुलडोजर है, और हमने उनकी तहस नहस करना जानते हैं, उनकी सड़कों को, जो उनके बंकर को। और ये हिंदुस्तान ने करके भी दिखाया है। यही चीन को खल रहा है इस समय। जैसे हमने फाइनेंशियल सर्जिकल स्ट्राइक करी, उनके एप्स पे प्रतिबंध लगाए, और उसके बाद हमने चीनियों को पीछे खदेड़ा। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि हमारे को अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, कूटनीति में करने की आवश्यकता है। अब वक्त आ गया है जब हम लोग खुल के, हमारे को जिनजियांग को, तिब्बत को, ताइवान को, हांगकांग को समर्थन देना पड़ेगा, और उनका दिल्ली राजधानी मिलना चाहिए, ताकि चीन को उन्हीं की भाषा में जवाब मिल जाए कि ये नया हिंदुस्तान है, चुप बैठने वाला नहीं है। इतने वर्षों से चीन है, रणनीतियां अपनाता आया है हिंदुस्तान के खिलाफ। आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी देखें, अगर किसी ने वहां पर विरोध करा कि हिंदुस्तान परमानेंट मेंबर ना बने, तो चीन पीछे से अपनी अपनी बाजी खेलता है। और यहाँ
देखेंगे कि अब इस समय तालिबानियों को भी शह देने में चीन का हाथ है, और पाकिस्तान भी जो घुसपैठी घुस जाते हैं एलओसी पे, वो भी चीन के कराए हुए हैं पीछे से पैसा देके। और सबसे बड़ी बात मैं इस चर्चा में बोलना चाहूंगा, जो डेप्थ ट्रैप इनकी पॉलिटिक्स है, इनकी रणनीति है कि छोटे सॉफ्ट लोन्स दे देते हैं, छोटे छोटे मुल्कों को प्रलोभन देकर अपनी तरफ खींच लेते हैं। और देखिए नेपाल में क्या हालत हो रखी है इस समय, वहां युवा आक्रोशित है और उनको पता है कि चीन ने पूरा कब्जा कर लिया है। अब श्रीलंका की बारी है, यहाँ पर चीन के षड्यंत्र सबको सामने समझ आ गया है, और ये वक्त आ गया है जब चेक्सिट का दौर शुरू होगा, जब बड़े बड़े विश्व के मुल्क चीन से दूरी बनाएंगे, जो उनको व्यापार पे अपना गुमान है कि व्यापार मोनोपोली है उनकी यहाँ पर, तो यहाँ पर जब उनका बहिष्कार होगा अंतर्राष्ट्रीय पटल पे और जिसके संकेत मिलने लगे, विपिन शर्मा जी, अभी 6 दिन पहले की बात है कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी ये बयान दिया था कि आपको अगर चीन के सामने खड़ा होना है तो आपको अपने व्यावसायिक रिश्ते खत्म करने होंगे, आपको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना होगा, तभी जाकर आप उनके सामने खड़े हो पाएंगे और आपको झुकना नहीं पड़ेगा। तो उसको देखते हुए वाकई में ये बयान बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है विपिन जी। बिल्कुल, देखिए तभी तो प्रधानमंत्री ने भी नारा दिया वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी अपनाने को तवज्जो दी, और बार बार बोलते हैं अब आत्मनिर्भर अभियान को आप बिल्कुल, और सबका दायित्व बनता है, पूरे हिंदुस्तानियों का, देशवासियों का दायित्व बनता है। अकेले प्रधानमंत्री क्या कर पाएंगे, ये हम सबका है। तो यहाँ पर वक्त आ गया है कि चीन को उनकी भाषा में भी जवाब दें, आत्मनिर्भर भी बने, स्वदेशी भी अपनाएं। और देखिए बड़े, और एक तरफ चीन ने कोरोना का संक्रमण दिया, और टाइम देखिए इन चीनियों की, ये कितने बड़े गद्दार है। यहाँ पर एलएसी पे अतिक्रमण शुरू कर दिया। एक जो संयुक्त गश्त लगाई जाती है, आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और भारतीय सेना, कोरोना करके थोड़े समय के लिए आप एक आपस में देखिए समझौता होता है, तो उसमें थोड़े समय के लिए हमारी फौज तो 24 घंटे मुस्तैद है, 365 दिन, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए स्थगित करा गया। वहां पर भी बात नहीं आए, पहले विश्व को बीमार कर वुहान शहर से कोरोना वायरस निकला, उसके बाद अतिक्रमण शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की पवित्र प्राचीर से साफ कर दिया कि सबसे बड़ी चुनौतियां देश के सामने आतंकवाद और विस्तार है। विस्तारवाद से सीधा उन्होंने इशारा कर दिया चीन की तरफ, कि चीन की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसको हम इतने सक्षम है, ये हमारी जो हिंदुस्तानी सेना है 2020 की 21 की, ये मुंह तोड़ जवाब देना चाहती है और दुश्मन के दांत खट्टे करना जानती है। क्रिकेट में जैसे कहते हैं पल्लव जी कि एक डिफेंसिव फील्ड है, एक अटैकिंग फील्ड होती है, चीनियों के साथ आप डिफेंसिव फील्ड नहीं कर सकते, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, तब जाके उनको समझ आएगा, और इसके संकेत मिलने शुरू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, ललन सिंह जी आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। एक यहाँ पर जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के एक शहर में, ग्वादर शहर में जो है आत्मघाती हमला हुआ है और चीन के 9 इंजीनियर मारे गए हैं। इसके बाद चीन ने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाई है। इस घटनाक्रम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ सब जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती इस समय कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, भले ही मतलब के लिए बढ़ रही हो, लेकिन इस बीच में पाकिस्तान के शहर में 9 चीनी नागरिकों का मारा जाना क्या दर्शा रहा है? देखिए, आप इसको बोल सकते हैं अपने फायदे के लिए वो कर लें, लेकिन पाकिस्तानियों को ये पता है कि उइगर मुसलमानों की क्या हालत है एक्चुअली चीन के अंदर। अगर आप देखेंगे तो चीन जैसा, अपने पत्रकार साहब ने बताया कि विस्तारवाद का वो पुराना खिलाड़ी है, और विस्तारवाद और कारोबार दोनों का मिला जुला जो उसका प्लानिंग है वो आपको अफगानिस्तान में अभी दिख रहा है। तो मैं आपको बताऊं, जब उनके इंजीनियरों को पाकिस्तान में मौत का घाट उतारा गया तो बड़ी बेइज्जती उन्होंने किया, लेकिन सवाल एक बात का है कि दोनों को अपना अपना स्वार्थ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चीन जो है वो लद्दाख, पूर्वी लद्दाख में बहुत बहुत अपनी बेइज्जती करा चुका है। अब वो चाहता है कि जो त्रिकोण जो इलाका है अरुणाचल का, वहां और तिब्बत के एरिया में अपना कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करे जिससे कि भारत के ऊपर दबाव बने। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस इतनी मुस्तैद है कि वो माउंटेन वारफेयर और वहां की पूरी इंफॉर्मेशन उस सैटेलाइट से भी ज्यादा वाफियत रखती है। और ये मैं आपको ओपनली बताना चाहता हूं कि तिब्बत के लोग वो इस पैटर्न के लोग हैं कि वो चीन के साथ दिल से दिल मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई में शामिल नहीं हो सकते, और ना ही भारत के खिलाफत हो सकते हैं।
लेकिन एक दबाव बनाकर चीन जो है वहां पे लोगों को बसा रहा है, लेकिन उनको बसाने दीजिए, वो इलाका उन्हीं के एरिया में है। और हमारी जो भारत की जो आईटीबीपी और माउंटेन वॉरफेयर के जो एक्सपर्ट हैं और जो वहां पे हमारी लेआउट है वो उनके ऊपर दबाव के तौर पे है। और भूटान और नेपाल थोड़ी सी सीमाएं वहां पे लगती हैं, जिसके ऊपर हमारी चौकसी बहुत अच्छी है। और जो है मैं बता दूं, -30 और 40 डिग्री में हमारी जो भारतीय सेना है वो उनसे अपेक्षाकृत बहुत मजबूत है। और चीन अपने आदतों के कारण अपने फायदे के लिए अभी वो देखिए अफगानिस्तान में किस तरह से पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिल चुका है। ये पूरे भारत विरोधी हैं और ये भारत के लिए साजिश है। लेकिन अब एक बात साफ है, हमें पाकिस्तान, तुर्की और चीन तीनों के ऊपर अपना समानांतर नजर रखना है और चौकसी पूरी तौर पे रखनी है, लेकिन डिफेंसिव नहीं होना, एकदम ऑफेंसिव। छाता लगाने से नहीं, छा सकता है लगातार ओले और पारस से। तो अभी हम उसी रुख से उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और हांसी मारा में जो राफेल हमारी डिप्लॉयड हुई है, यही हमारा सोच है कि अगर आपने कोई गलती की तो हांसी मारा आपका सबसे बड़ा नुकसान का इलाका होगा। और राफेल यहीं से बैठे बैठे आपके पूरे हवाई पट्टी और आपके सामरिक क्षेत्रों को बर्बाद करने का, पल्लवी जी, एकदम पूरी तरह से हम डिप्लॉयड हैं, तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। विपिन शर्मा जी, मैं एक चीज़ आपसे यहाँ समझना चाहती हूँ। देखिए, मैं जितना ऑब्जर्व कर पाई हूँ या मैंने जितना समझा है, 2014 के बाद से हमारी विदेश नीति में काफ़ी बदलाव आया है। हमने कोशिश ये की है कि हम विदेशों में अपनी पैठ जमा सकें, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत मजबूत होकर खड़े हो सके, हमें भी अपनी बात रखनी आ सके। इन चीज़ों की शुरुआत 2014 के बाद से हुई है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। और विदेशों से जो रिश्ते मजबूत हो पाए हैं वो अभी 6-7 साल के कार्यकाल में ज़्यादा हो पाए हैं। क्या इसी का ये नतीजा है कि चीन जैसा शक्तिशाली देश भी कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की क्या पहचान है? इसमें कोई शक शुमा नहीं है यहाँ पर कि एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हिंदुस्तान का जो सम्मान से इस वक्त देखा जा रहा है, ऐसे पहले नहीं था। और ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है, 2020-21 वाला हिंदुस्तान है, जो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना भी जानता है और दोस्तों के साथ अच्छी दोस्ती करना भी जानता है। और यहाँ पर वही बात है कि आपको और यथास्थिति हमेशा रहती नहीं एक जैसी स्थिति। यहाँ पर वक्त के हिसाब से परिस्थितियों को देखते हुए अपनी कूटनीति में बदलाव लाया जाता है और वही अपेक्षा भी करी जाती है कि जितने जो बुद्धिजीवी हैं, जो यहाँ पर है, उनके सलाहकार हैं, तो वो क्या सलाह देते हैं। जैसे मैंने जिस बात का उल्लेख करा कि वक्त आ गया है कि जब हमारे भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव लाने की आवश्यकता है। जिनजियांग, तिब्बत, ताइवान और हांगकांग का दूतावास दिल्ली में खुलना चाहिए। बहुत अच्छा संदेश आएगा चीनियों को। और सबसे बड़ी कोरिया की बात करें, जापान की बात करें, अमेरिका की बात करें, ये खुल के हिंदुस्तान के साथ करें। रशिया भले इस समय तालिबान का समर्थन करता है चीन के साथ और पाकिस्तान के साथ, लेकिन वो हिंदुस्तान का पुराना दोस्त है। और यहाँ पर हिंदुस्तान देखिए जाना जाता है दोस्ती निभाने के लिए। और अभी सबसे बड़ी जरूरी बात जो है, अगर हम हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करें कि हम लोग कैसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी अपने को मजबूत करें और अपनी भी अर्थव्यवस्था मजबूत करें, अपने देश को मजबूत करें, तो जितने ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स और माउंटेन स्टेट ऑफ सिक्किम, कुल मिला के 8, इनको वक्त आ गया है कि आप सही मायने में इंटीग्रेट करें मेन स्ट्रीम में। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलने वाला, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें। सड़कें वहां पर है नहीं, गड्ढे बने हुए हैं, तो वहां पर अगर जब तक आप कनेक्टिविटी को उसको उधर ध्यान आपका जाता नहीं सरकार का, तो आप उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। और इसका फायदा चीन उठाएगा। अरुणाचल प्रदेश की जो बात चल रही है, जिस तरीके से वहां पर एक गांव बसाया गया, और चीन तो गिद्ध की नजर लगा के बैठा हुआ है हर वक्त कि कैसे कोई उनको मौका मिले और अंदर वो घुस जाए। तो यहाँ पर हिंदुस्तान को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। डोनर मिनिस्ट्री के पास काफी फंड है, उसको उसका सदुपयोग करना चाहिए और सही मामले में डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वो होना चाहिए। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार यहाँ पर दुश्मन और विकास को तवज्जो दे, देश को और विकास की गति को तेज करे।
लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी बातें, महत्वाकांक्षी जो योजनाएं, उन पे अमल करने का वक्त आ गया। आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं, सबसे बड़ा उदाहरण है, क्लासिकल इंस्टेंस, कि उस पे आप अमल करें। और यहाँ पर एक जन जागृति आनी चाहिए पूरे देश में। पहले क्या होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हम लोग सामंजस्य बिठाते थे नहीं, एक्सपोर्ट कम होता था और इंपोर्ट ज्यादा करते थे हम। तो दूसरे की आप अर्थव्यवस्था को ज्यादा मजबूत कर रहे हैं, मुनस्बित की आप अपने देश को ज्यादा मजबूत करें। तो यहाँ पर ऐसी ऐसी बातों से इनका बहुत महत्व है। और यही एक रणनीति के तहत, और चीन देखिए हमेशा अपनी रणनीति के लिए जाना जाता है, कूटनीति के लिए जाना जाता है, षड्यंत्र रचाने के लिए जाना जाता है। और एक और बड़ी जरूरी बात बोलना चाहूंगा, अभी हाल फिलहाल में एक जो खबर आई है, जो सार्वजनिक हुई है, चीन की एक और साजिश का खुलासा हुआ है कि कैसे उन्होंने बिल्कुल पूरे दमखम से WHO पे अपना कब्जा जमाने के लिए वो प्रयास लगा के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आवाज उठनी चाहिए। और पहले पिछले साल हमने देखा जब कोरोना का संक्रमण ने अपना कहर ढाया, वहां पर आवाजें उठ रही थी कि यहाँ पर चीन के खिलाफ कार्रवाई। अब तो डॉक्टर सदन साहब है एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन, तो यही अपेक्षा करी जाती है कि यहाँ पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी हुआ। और बाकी जितने देश कोरोना से संक्रमित हुए और उनको नुकसान हुआ, कौन बचा है इस समय? पूरे विश्व पूरा संक्रमित हुआ। तो यहाँ पर जब सदी की सबसे बड़ी महामारी है चीन के खिलाफ, बिल्कुल विपिन जी। ललन सिंह जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि आप खुद सेना का एक हिस्सा रहे हैं, आपने खुद ने करीब से सारी चीजें देखी होंगी, अनुभव किया होगा कि क्या कुछ बदलाव आए हैं। अगर मैं रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात करूं तो अब के भारत को आप कहां देख रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि राजनाथ सिंह की बहुत ज्यादा ये कोशिश रही है कि वो रक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में इस समय लगे हुए हैं। तो पहले के भारत और अब के भारत में क्या कुछ अंतर आप महसूस करते हैं ललन जी? पहले के भारत और आज के भारत में जमीन आसमान का फर्क है पल्लवी जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रक्षा मंत्री जी लगातार 3 साल से DRDO के माध्यम से और भारत के उन प्रतिष्ठानों से जो प्राइवेट सेक्टर में है लेकिन उनकी काबिलियत बहुत ऊंचे स्तर की है। मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बतानी चाहता हूं जो सार्वजनिक करना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी जो आज के डेट में हमारी जो वेपन्स हैं स्मॉल रेंज की, वो बहुत स्टैंडर्ड की हो गई है और वो हमारे यहाँ पड़ रही है। हमें किसी से लेने की जरूरत नहीं है। हमारी जो टैंक है वो चाहे भीष्म टैंक हो, टी टैंक हो, और हमारे पास जो स्नाइपर्स जिनकी जो ऑपरेटर्स हैं वो बहुत ऊंचे दर्जे की और वो लगातार हमारे भारत के अंदर बन रही है। और स्वनिर्मित जो हमारी हथियार हैं उनकी ट्रेनिंग भी साथ साथ हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा LAC के ऊपर 3 डिवीजन माउंटेन वारफेयर, उसमें 1 डिवीजन है जो बहुत मायने रखता है और ठंड में बर्फीले इलाके में और उनको काम करने की कमांडो ऑपरेशन के लिए बहुत काबिलियत होती है, जिसका चीन को पता चल गया है। और पूर्वी लद्दाख में यही कारण है कि हमारे जो फोर्स थे वो हाइट के ऊपर बैठ गए और ये कुछ नहीं कर सके। और इनको इस बात की जानकारी है कि जो अरुणाचल और तिब्बत जिसकी इलाके में ये बोल रहे हैं कि हमारा अंग है अभी, वो आगे बढ़ने की काबिलियत नहीं रखते। और एक बात, हमारी जो स्वनिर्मित हमारी जितनी भी हथियारें हैं, जो भी हमारे रक्षा से रिलेटेड वेपन्स हैं, जो बड़े हथियार हैं, वो इतने काबिल हैं कि हमें अभी बाहर जाने की बहुत कम जरूरत है। ठीक है, हम जो रसा से और बाहर से युद्धपोत भी लेके आए हैं, उनको भी अभी अपना मॉडिफिकेशन और अपने छोटे मोटे रिपेयर और उनसे बेहतर ढंग से काम करने की काबिलियत हम लोगों ने ले ली है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन चीन के ऊपर बहुत बेहतर ढंग से उनके काउंटर के लिए रोड निर्मित कर रहा है। हमारी हवाई पट्टी वहां 7 बन चुकी है और अब हम राफेल के साथ वहां इतनी मजबूती से खड़े हैं कि उस त्रिकोण के ऊपर वो कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको दावे के साथ ये बता सकता हूँ। अभी जो है बोफोर्स की तैनाती की गई है सीमा पर, ताकि लड़ने के लिए हम हमेशा से तैयार हैं, जैसा कि आपने भी जानकारी दी है। बोफोर्स के बारे में मैं आपसे जानकारी चाहूंगी सर, किस तरह की परिस्थितियों से लड़ने में, निपटने में बोफोर्स की तैनाती की जाती है? अभी जो परिस्थितियां वहां पर बनी हुई है, क्या बोफोर्स सबसे सही विकल्प है? देखिए, बोफोर्स हमारी बहुत अच्छे कामयाबी का एक खास हमारा इक्विपमेंट था
मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि पहले बहुत सी बातें हुई, लेकिन बोफोर्स एक ऐसा हथियार था जिससे हम हाई ट्रेजेक्टरी का अपना फायदा उठाकर दुश्मन को नेस्ताबूद करने के बहुत सक्षम हो गए थे। अब सवाल एक ही बात का था कि हम लोगों ने बोफोर्स में जितना भी फायदा उठाया वो हमारे सामने है। अभी पाकिस्तान उसके डर से बोलने की हिम्मत नहीं रखता, और जहां तक चीन की बात है उसमें बोफोर्स इस्तेमाल करने की वहां पे जरूरत नहीं है। उसके लिए माउंटेन वारफेयर अलग से स्पेशलाइज हमारी वेपन्स और इक्विपमेंट लेआउट किया जा चुका है। मैंने आपको बताया हांसी मारा के अंदर जो हमारी राफेल डिप्लॉयड की गई है वो इसी मद्देनजर में की गई है कि अगर कोई भी छोटी मोटी हरकत इन्होंने किया तो उसका साथ साथ जवाब ही नहीं, उनको बर्बाद करने की हमें काबिलियत है। और हम चिंतित नहीं, हम आत्म तौर पे स्वनिर्मित हथियारों से पूरी तौर पे हम कुछ ही दिनों में आत्मनिर्भर बनेंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री और हमारे सीडीएस का सोच है। बिल्कुल, सामने से लड़ने की हिम्मत चीन की होती तो इस तरह की नापाक चालें नहीं चली जाती। विपिन जी, आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहूंगी क्योंकि समय की भी कमी है, इसलिए जल्दी से आपका आखिरी कमेंट। देखिए, पहली बात तो ये साफ समझ आनी चाहिए कि जो हाइट्स, जैसे अभी रक्षा विशेषज्ञ साहब ने बोला, बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ, जो हाइट्स पहले पकड़ लेता है तो उसको एक ऐसा अनअसेलेबल लीड अंग्रेजी में कहते हैं, उसको ऐसी एक बढ़त मिल जाती है दुश्मन पे कि फिर वहां से आप पीछे नहीं हट सकते। तो हिंदुस्तान ने कई हाइट्स गेन कर रखी है। यहाँ पर आप एलएसी की बात करें, वहां पर जितने इलाके हैं, तो उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान की जो फौज है वो सक्षम ज्यादा है चीनियों के मुकाबले, कि जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं, एडवर्स सिचुएशंस और एनवायरनमेंट की, वहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसमें निपटने के लिए हिंदुस्तानी सेना को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो ज्यादा अच्छे से ऐसी विपरीत स्थितियों से निपट सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चीनियों के साथ हमने अभी तक एक ओपन डोर पॉलिसी रखी हुई है, क्योंकि देखिए दरवाजे कभी भी बंद नहीं कर सकते। जो वार्ता हुई है कॉर्पोरेट कमांडर लेवल पर, मिलिट्री डिप्लोमेटिक लेवल, दोनों पे बात हुई है, लेकिन वो अलग बात है कि चीन करने का नहीं लेते, तो पे आप अभी भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन एक बात समझ लेनी चाहिए सबको, और ये कि ये जो जिन्होंने भी विस्तारवाद की मंशा रखी है उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं हुए। आप अभी देखेंगे कि कैसे अफगान की सेना भी हावी हो जाएगी तालिबानियों पे। वो अलग बात है कि कितने वर्षों से पीछे हटे अमेरिका की सेना, उसके बाद यहाँ पर तालिबानियों का कब्जा हो गया। आज बड़े मजे ले रहे हैं चीन और पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पर चीन का भी हर्षद होने वाला है, क्योंकि चेकजेट, हम बोलते हैं एंटर द ड्रैगन, अब एग्जिट द ड्रैगन होगा। जब चेकजेट का दौर शुरू होगा, चीन से बारीक नातों से बाहर निकलेंगे, तब चीन को समझ आएगा कि उनकी औकात क्या है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े तो चीन के मंसूबे खुलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि भारत हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है और चीन के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे।